नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम लोग मध्यमा क्लास में नया देखने वाले हैं टॉपिक, जो कि हिंदी होंगे। जैसे कि आप सबका डिमांड था कि सामाजिक विज्ञान को जल्द से जल्द इंड करके नया सब्जेक्ट लाया जाए, तो सामाजिक विज्ञान में हम लोग इतिहास भी देख चुके हैं, नागरिक भी देख चुके हैं, अर्थशास्त्र भी हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद हम लोग ज्योग्राफी भी आज मॉर्निंग वाले क्लास में देख चुके हैं। और 2 से 3 जो क्वेश्चन है जो कि आपदा प्रबंधन का वो रह गया है, उसको भी कवर कर लेंगे, क्योंकि उससे आपको 5 नंबर का एक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और बहुत इजी रहता है, इसलिए उसको छोड़ नहीं सकते, वो भी हम लोग देख लेंगे। साथ ही आपको हिंदी का थोड़ा सा झलक दिखला देते हैं। उसके बाद हम लोग कल से हिंदी को कंटिन्यू करेंगे और होगा तो मॉर्निंग में ऑब्जेक्टिव कुछ रह गया है सामाजिक विज्ञान का, उसको कवर करके हम लोग हिंदी को कंटिन्यू करेंगे और संस्कृत भी आपको टाइमली समाप्त हो जाएगा। तो यदि और जो भी कैंडिडेट अभी तक क्लास परचेज नहीं किया, क्लास नहीं लिए हैं, वो सारे कैंडिडेट इस नंबर पर कांटेक्ट करें। आपको क्लास और जो पीडीएफ है, ये सारे क्वेश्चन आंसर, वो सारा कुछ आपको मिल जाएंगे। तो इस नंबर पर ज़रूर कांटेक्ट करें यदि आप चाहते हैं मध्यमा एग्जाम में फर्स्ट डिवीज़न में अच्छे नंबर लाना। तो इस नंबर पर ज़रूर संपर्क करें, क्योंकि हम पिछले कई सालों से ऑनलाइन क्लासेज मध्यमा का ले रहे हैं, तो इस बार भी आप लोगों की बेहतर तैयारी होंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले आज थोड़ा सा इसका हेडिंग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग का कुछ क्वेश्चन रह गया आपदा का, वो देख लेंगे, क्योंकि आपदा में इजी क्वेश्चन आएंगे और 5 से 7 नंबर आप बना के 5 से 7 नंबर आपको मिल सकते हैं। हिंदी में हम आपके लिए मतलब जो कि ये सब के लिए वैलिड है, मतलब कि सारे क्वेश्चन में आपको ये लिखने हैं जिससे कि आपको 2 नंबर आ जाएंगे। ये मतलब एक तरीके से कॉपी लिखने का एक तरीका भी है। ये हम पिछले बार लास्ट में बता रहे थे, लेकिन इस बार आप लोगों को स्टार्टिंग से ही सारा कुछ बता दे रहे हैं, क्योंकि समय आपके पास कम है। तो जैसे क्वेश्चन आपसे आएगा हिंदी में, और सब क्वेश्चन हम लोग देखेंगे भी सब टॉपिक का, कि प्रेमगन के आदर्श पुरुष कौन थे। मतलब प्रेमगन जो जैसे कोई कविता या शीर्षक या कहानी होंगे, उसके कवि के बारे में पूछेगा, या उस कविता या कहानी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, तो वो तो हम उस टॉपिक को पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। लेकिन उस कवि के बारे में पूछेंगे या उस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आएगा, तो उसमें क्या लिखना है, सब में 2 लाइन कॉमन लिखने हैं, तो वो हम आपको पहले बता देते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है कि प्रेमगन के आदर्श पुरुष कौन थे, तो जैसे ये लाइन हम लोग सब क्वेश्चन में लिखेंगे कि प्रस्तुत प्रश्न, यानी कि ये जो क्वेश्चन है ये स्वदेशी चैप्टर से लिया गया है, वो चैप्टर भी हम लोग देखेंगे। तो प्रस्तुत प्रश्न स्वदेशी शीर्षक कविता से संकलित है। मतलब कि ये जो आप क्वेश्चन जो ये प्रेमगन के बारे में जो पूछ रहे हैं, ये प्रश्न स्वदेशी शीर्षक कविता से लिया गया। आप इतना लिख दीजिएगा तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि जो स्टूडेंट है उसको जानकारी है कि किस कविता में या कहाँ पर ये मतलब चर्चा किया गया है। और इससे आपको यदि 5 नंबर का है तो इतने लाइन लिखने पर आपको 2 मार्क मिल जाएंगे। और आगे थोड़ा सा भी आप टॉपिक से रिलेटेड लिख देते हैं तो निश्चित रूप से आपको 5 में 3 या 4 नंबर मिल सकते हैं। अच्छा से लिखिएगा तो 5 में 5 मिलेंगे, लेकिन हिंदी में कुछ नंबर कट भी जाते हैं। तो ये लाइन आपको सबको लिखना है, ये लाइन आप रट लीजिए, इसलिए हम आपको पहले बता रहे हैं। आप लोग इस लाइन को रट लीजिए, और जो भी क्वेश्चन आएंगे सारे क्वेश्चन में ये रहेगा, सिर्फ यहाँ का ये चेंज होगा। जैसे कि यहाँ पे स्वदेशी है, उसके बाद आया दूसरा कहानी रहेगा, यदि 20 के दांत है तो वो यहाँ पर लिखा जाएगा। यदि यहाँ पर कोई कहानी से लिया जाएगा, जैसे कि 20 के दांत से हम लेते हैं, लिखेंगे प्रस्तुत प्रश्न 20 के दांत शीर्षक कहानी से संकलित है। यदि कविता है तो कविता लिखेंगे, कहानी है तो कहानी लिखेंगे, या निबंध है तो निबंध से लिखेंगे। तो जो कुछ भी रहेगा वो यहाँ पर उसका चेंज कर देंगे, और कहानी या कविता में फ़र्क आपको पता चल जाएगा, कौन सा कहानी है कौन सा कविता है, वो चैप्टर के स्टार्टिंग में ही दे दिया गया है। तो ये लाइन आप लोग याद जरूर कर लें कि प्रस्तुत प्रश्न स्वदेशी, यानी कि मतलब कि यहाँ पर जो शीर्षक होंगे उसका नाम लिखना है, उसके बाद जो कविता या कहानी है वो लिखेंगे, उसके बाद कवि के बारे में लिखेंगे कि प्रेमगन कैसे थे, या जो भी कविता का पूछा जाएगा। जैसे कि आगे चलकर हमको एक शीर्षक में भीमराव अंबेडकर के बारे में है, तो उसका चरित्र कैसे थे वो भी लिखना है। यहाँ पे यदि प्रेमगन के बारे में बोले तो प्रेमगन एक आदर्श पुरुष और भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। क्या थे? प्रेमगन एक आदर्श पुरुष भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। तो इस टॉपिक से स्वदेशी चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन आएगा उस सब में हमको इतना लिखना है। ये 2 लाइन लिखने हैं, ये 3 लाइन जो है ये 3 लाइन लिखने हैं। उसके आगे जो क्वेश्चन रहेंगे उसको कंटिन्यू करेंगे उस अनुसार, और जो क्वेश्चन रहेंगे उस अनुसार हम लोग देखेंगे भी आगे। और ये हम आपको पहले इसलिए बता रहे हैं कि आप लोग को कल तक समय है,
कल तक इस पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखें कि और एक दो बार आप लोग कॉपी पेन लेकर कॉपी पे लिखें ताकि आपको राइटिंग का भी अभ्यास हो सके और इधर उधर ना हो सके, क्योंकि लिखने से आपके माइंड में रहेंगे। तो चलिए हम लोग जो कुछ आपदा प्रबंधन का क्वेश्चन बच रहा है उसको कवर कर लेते हैं और कल से हम लोगों का हिंदी का जो टॉपिक है उसको कंटिन्यू करेंगे। और 2 दिन में मात्र हिंदी का 2 से 3 दिन में कवर हो जाएगा। और दोनों टाइम लंबा क्लासेज लेंगे तो 2 दिन में हो जाएंगे। ट्राई करेंगे कि 2 दिन में हो जाए। उसके बाद हम लोग का संस्कृत ही रहेगा और साइंस का रहेगा। साइंस को हम लोग होंगे तो बीच बीच में देख लेंगे या लास्ट में देख लेंगे। साइंस भी 2 से 3 रोज में हम लोग कवर कर लेंगे। तो आपदा प्रबंधन का कुछ ईजी क्वेश्चन है, जैसे भूकंप, सुनामी, उस सब के बारे में जान लेते हैं। हम लोग भूकंप के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो सुनामी है उसके बारे में भी जानेंगे। और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हमने भेज ही दिया है, जैसे कि सामाजिक विज्ञान का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो सारे सब्जेक्ट का उसमें होंगे, आप खोल के देख लीजिएगा। इतिहास, भूगोल, नागरिक, आपदा प्रबंधन और राजनीतिक शास्त्र सारे का उसमें क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव और शॉर्टली नोट्स भी उसमें दिया गया है। ऊपर में सारे कुछ भूकंप के बारे में भी सब कुछ उसमें दिया गया है। वो नोट्स खोल के आप पढ़िएगा, पूरा सामाजिक विज्ञान कवर हो जाएंगे। साइंस का भी बहुत जल्द आपको दे देंगे। कह रहे कि भूकंपीय तरंग से आप क्या समझते हैं? प्रमुख भूकंपीय तरंग के नाम लिखिए। मतलब भूकंप तरंग से आप क्या समझते हैं, कैसे भूकंप आते हैं, उसके भूकंप तरंग का नाम क्या होता है। तो आज आप लोग भूकंप के बारे में जान लीजिए कि कैसे भूकंप आते हैं। तो जब पृथ्वी के अंदर जो आंतरिक तरंगे के कारण भू अटल पर कंपन करने लगता है तो वैसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। जैसे कि पृथ्वी जो है वो बहुत सारे लेयर में होते हैं, जैसे ऊपर वाले पार्ट को प्रॉपर्टी कहते हैं और दूसरे जो नीचे वाले होते हैं मेंटल क्रोध, इस तरीके से उसको डिवाइड किया गया है। तो वही कह रहा है जो आंतरिक वाले जो पृथ्वी के अंदर वाले भाग में या तो जनरली मेंटल से ही, मतलब कि वो मेंटल इसका भाग का एक नाम है, तो वहाँ से जनरली इसका तरंग उत्पन्न होते हैं। वही कह रहा है कि आंतरिक भाग से जो तरंग उत्पन्न होने के कारण उसकी जो तरंग की जो कंपनता होती है वो यदि पृथ्वी के सतह तक आ जाती है, ऊपर तक आ जाती है, भूपटल के कंपन, मतलब भूपटल जो ऊपर वाले सतह होते हैं उस पर कंपन महसूस करने लगते हैं, तो वैसी स्थिति को हम लोग भूकंप कहते हैं। और सब ने 2011-12 वाले भूकंप को महसूस किए होंगे। फिलहाल में भी आए थे, कुछ देर से 2 महीना पहले, 1-1.5 महीना पहले भी भूकंप आए थे, तो उसको आप लोगों ने महसूस किए थे कि किस तरीके से भूकंप का झटके होते हैं, उससे क्या हानि होती है ये भी आपको पता है। घर गिरने का डर रहता है, बहुत सारे चीज़ों की नुकसान होने की डर रहता है और नुकसान होते भी हैं। उसके बाद हम ये और उस जो हमने आपको ऑब्जेक्टिव दिया उसमें भूकंप के बारे में और भी बहुत सारे डिटेल्स उसमें दिया गया है कि कौन से ईस्वी में मतलब सबसे ज़्यादा भूकंप आया था। वो ऑब्जेक्टिव वाले जो हमने आपको PDF दिया है उसमें सारा कुछ दिया है, उसको एक बार रीड कर लीजिए, क्योंकि समय नहीं है, नहीं तो हम सारे क्वेश्चन को एक एक करके करवाते। 19 को ही आपको एग्ज़ाम है, तो जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आने की चांसेज है उसी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो ये जान लिए। उसके बाद है कि भूकंप के दौरान उत्पन्न होने वाली विभिन्न प्रकार के कंपन को भूकंपीय तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं? जो भूकंप के दौरान जो विभिन्न प्रकार का जो कंपन उत्पन्न होता है उसी को क्या कह देते हैं हम लोग, भूकंपीय तरंग कह देते हैं। और उसका जो प्रमुख तरंग का नाम है वो आपको यहाँ पर दिया गया है। एक का नाम है प्राथमिक तरंग, जिसको इंग्लिश में प्राइमरी वेव कहते हैं, जिसको P से डिनोट किया जाता है। दूसरा है द्वितीय तरंग, सेकेंडरी वेव, S से डिनोट किए जाते हैं। उसके बाद है दीर्घ तरंग, उसको मतलब लाइव वेव कहते हैं। क्या बोलते हैं? लाइव वेव, इसको L से डिनोट किए जाते हैं। तो इस तरीके से आप लिखते हैं। तो आपको यदि 5 नंबर या 7 नंबर में पूछेगा तो उसमें एक और चीज़ ऐड करेगा, इससे होने वाले हानि, तो वो आप लोग लिख सकते हैं कि भूकंप से होने वाले क्या क्या नुकसान होते हैं। और इस तरीके से पूछेगा तो आप इसी तरीके से यदि पॉइंट टू पॉइंट बनाकर लिखते हैं जैसे हमने आपको लिख के दिए हैं, तो आपको निश्चित रूप से इसका बेनिफिट होंगे, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। और ये होंगे तो आप लोग लिख लीजिएगा, हो सके तो आप लोग इसको नोट्स बना लीजिएगा। एक और हम लोग सुनामी के बारे में जान लेते हैं। तो सुनामी के बारे में भी जान लेते हैं। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट्स है। और आपदा का आप लोग वो नोट्स निकाल के ज़रूर ऑब्जेक्टिव वाला देख लीजिएगा, उसमें और भी डिटेल्स में सारा कुछ दिया गया है। और इसमें हम यदि बात करें सुनामी के बारे में, तो जैसे कि पृथ्वी के सतह पर जो कंपन महसूस किया जाता है उसको भूकंप कहते हैं। वही यदि समुद्र के अंदर, पानी के अंदर जो कंपन आती है उसको सुनामी कहा जाता है। ऐसे मतलब सिंपल शब्दों में कहे तो चलिए हम लोग जानते हैं क्या कुछ होते हैं सुनामी।
कह रहा है कि सुनामी से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन है सुनामी से क्या समझते हैं, सुनामी क्या होती है, इस तरीके से भी आ सकते हैं। सुनामी से बचाव के उपयोग का उल्लेख करें, मतलब कि किस तरीके से हम इससे बचाव कर सकते हैं। और भूकंप वाले में भी ये ऐड कर सकता है कि भूकंप से हम किस तरीके से बच सकते हैं। तो ये उपाय भी आप लोग जानते हैं। तो सुनामी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। महासागरों के आंतरिक पृष्ठीय भाग में, मतलब महासागर जो होते हैं, जो समुद्र होते हैं, उसके अंदर वाले भाग में यदि उत्पन्न कंपन को सुनामी कहा जाता है। यदि उसके अंदर में जो कंपन उत्पन्न होता है उससे, और यदि उसके अंदर कंपन होती है तो लहरें तेज हो जाती है, लहर ऊपर आने लगती है। तो यदि पानी के अंदर मतलब कि उसमें तरंग उत्पन्न होती है तो उसी को क्या कह देते हैं, सुनामी कहते हैं। सुनामी एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा है। भूकंप भी एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा है, सुनामी भी एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा है। आपदा के बारे में आप लोग जान लीजिए, कोई भी घटना घटित होता है तो उसको आपदा कहा जाता है। और उस पर आपदा को दो प्रकार से बांटा गया है, और इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि वो नोट्स आप जरूर निकाल कर देख लीजिएगा। उसमें सिंपल शब्दों में आपको लिख कर दे दिए गए हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव वाला नोट्स है, उसमें आपदा निकाल लीजिएगा। उसमें आपको सारा कुछ दिया गया है कि मानव जनित आपदा क्या है और प्राकृतिक आपदा क्या है। दो प्रकार से आपदा को बांटा गया है, एक प्राकृतिक आपदा होता है, दूसरा मानव जनित होती है। उससे ऑब्जेक्टिव भी बहुत ज़्यादा फ्रेम होते हैं। तो जैसे कि भूकंप हो गया, सुनामी हो गया, ये सब क्या है कि प्राकृतिक आपदा है। ज्वालामुखी हो गया, ज्वालामुखी का फटना, ये सब प्राकृतिक आपदा हो गया। वही यदि हम मानव निर्मित आपदा की बात करें तो जैसे कि आतंकवादी का हमला हो गया, बम विस्फोट हो गया, और भी बहुत सारे कुछ होते हैं, जैसे दंगा हो गया, ये सब क्या है कि मानव जनित आपदा होती है। बाढ़ हो गया, ये आपको प्राकृतिक आपदा में आ जाएगा। वही कह रहा है कि सुनामी एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा है। ये लाइन आप भूकंप वाले में भी ऐड कर सकते हैं। जो समुद्री क्षेत्र में मानव, जंतु, वनस्पति, मकान आदि को नुकसान पहुंचाते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे मानव को कैसे नुकसान पहुंचाएगा। तो जो समुद्र के नज़दीक वाले जो शहर होते हैं या वहाँ पे जो लोग बसते हैं, तो उसको निश्चित रूप से इसकी हानि होती है, क्योंकि पानी की लहर इतनी तेज़ होती है कि वो समुद्र से बाहर निकलकर महानगरों तक घुस जाते हैं। इससे मानव को भी हानि होती है, जंतु को तो होती है, समुद्र में बहुत प्रकार की जंतु होती है। उसके बाद वनस्पति, पेड़ पौधे भी नष्ट हो जाते हैं, मकान गिर जाते हैं, इन सारे नुकसान होते हैं। अब है कि सुनामी से बचाव का निम्नलिखित उपाय है। क्या क्या उपाय है ये जान लीजिए। समुद्रीय क्षेत्र में मैंग्रोव वनस्पति लगाया जाना चाहिए। मतलब जो समुद्रीय क्षेत्र रहता है, जैसे कि पानी के अंदर में मैंग्रोव नाम का एक पौधा है, वो ज़्यादातर विकसित होते हैं। तो समुद्रीय क्षेत्र में मैंग्रोव वनस्पति को लगाया जाना चाहिए। इससे कि मतलब सुनामी की जो लहर है उसको कम करेगा, वो उसको मतलब कि शहरी क्षेत्र तक आने से रोकेगा, समुद्र में ही सीमित रह जाएगा। पहला उपाय तो ये हो गया। दूसरा है समुद्रीय तटीय क्षेत्र में कंक्रीट के तटबंध का निर्माण किया जाना चाहिए। मतलब कंक्रीट का तटबंध का निर्माण रहेगा तो टूटने का दर कम रहेगा। यदि लहर ज़्यादा भी आता है तो उससे कंट्रोल हो जाएगा, जिससे कि टूटकर शहर तरफ नहीं आ पाएगा पानी की लहर। तीसरा उसका बचाव है कि समुद्रीय तटीय क्षेत्र के समीप रहने वाले लोगों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। जो वहाँ पे लोग रहते हैं समुद्रीय तट के नज़दीक में, उनको प्रशिक्षण दिया जाए कि यदि आ जाता है सुनामी वाले लहर तो उसमें किस तरीके से उसको मतलब कि तैरना है या किस तरीके से अपना बचाव करना है, इसका प्रशिक्षण उसको देना चाहिए। उसके बाद चौथा इसका जो बचाव का होना चाहिए वो है समुद्रीय तटीय क्षेत्र के समीप रहने वाले लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए। जैसे कि सुनामी आने वाले हैं तो रेडियो या संचार किसी भी माध्यम से उन सारे तटीय क्षेत्रों को समीप जो रहते हैं उसको जागरूक करना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग इसका जो क्वेश्चन आने वाला है वो हम लोग देख चुके हैं, और सारे कुछ आई थिंक बता दिया हम आपको कि आपदा क्या होती है, कितने प्रकार से बांटा गया है, प्राकृतिक आपदा, मानव निर्मित आपदा, ये भी हमने आपको एक्सप्लेन कर दिए अच्छे से। अगर कन्फ्यूजन रह भी गया है तो आप लोग उस नोट्स में देख लीजिए, उसमें जिस तरीके से हम आपको बोल रहे हैं उसी तरीके से पूरे नॉर्मल भाषा में हमने आपको लिख के उस PDF में दिए हैं। तो उसमें नीचे में सबसे नीचे में आपदा प्रबंधन का ही क्वेश्चन होंगे, और ऊपर में थोड़ा सा थ्योरी दिया गया है। तो उस थ्योरी में सारा कुछ दिया गया है और लॉन्ग क्वेश्चन हम आपको बता दिए हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल हम लोग ट्राई करेंगे हिंदी हम लोग का स्टार्ट हो जाए। थैंक यू।